So in last class we have started natural selection, and as we have read that in natural selection during the course of evolution, what happened to sustain or to live their life, they have to adapt, they have to acquire some characters which are after getting those characters, after acquiring those characters, that organism is selected by nature. This process is known as natural selection. Is it clear? वो सारे के सारे कैरेक्टर्स जो कि एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ में एक्वायर करता है ड्यू टू चेंज इन द एनवायरनमेंट, और अगर इफ दैट ऑर्गेनिज्म इज सिलेक्टेड बाय द नेचर, इफ नेचर ऐसा कैरेक्टर अगर नेचर को फेवर करता है, तो ऐसे ही प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ही सिलेक्शन को क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। क्लियर है क्या? इसमें अपने पास अलग अलग एग्जांपल है, तो हम लोग पहले आपसे बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बात समझ में आ रही है? एग्जांपल्स ऑफ कैसे कैसे नेचुरल सिलेक्शन होता है वो हमें देखना है। एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इज इट क्लियर? ठीक है, पहला एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। नाम सुना है क्या आप लोगों ने? हेलो, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। आपने नाम सुना होगा मेलानिन पिगमेंट, नाम सुना है क्या? मेलानिन पिगमेंट, तो वहीं से आता है मेलानिज्म। मतलब कि इनके हम लोग कलर्स की बात करेंगे। कुछ इंसेक्ट्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मॉथ बोलते हैं। जो विंग्ड मॉथ है वो क्योंकि जब वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज डेवलप होती है, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं और किसी में डेवलपिंग हो रहा है, क्लियर है, या जो मोर एडवांस कंट्रीज है। तो ऐसे तो हुआ नहीं है, ये कब हुआ है? बाय द और थ्रू they goes through under different stages in which there is industrialization। हाँ कि ना? इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा जिनकी वजह से एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन भी आएगा। जब एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन आएगा तो जो उस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसमें भी फर्क पड़ेगा, उनके कैरेक्टर्स में फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले जैसा एनवायरनमेंट तो रहा नहीं कि फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। समझ में आ रही क्या? सो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली देखो कुछ मॉस वगैरह है, इंसेक्ट वगैरह है, जहां पर क्या होती है पहले पॉलिनेशन नहीं थी तो उसका कलर कुछ और था, उसका कलर कुछ और था। मतलब मान लो जो आपके बेसिकली दीज आर द इंसेक्ट विच लीव्स ऑन द बार्क ऑफ प्लांट, बार्क ऑफ ट्री के बार्क में रहते हैं। इज इट क्लियर? तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी और उसका मतलब पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, नॉट पॉपुलेशन, इट इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बढ़ेगी तो उसके जो डस्ट वगैरह पार्टिकल्स वगैरह है इनमें उसका कुछ कलर भी होगा, जो कि अलग अलग जगह डिपोजिट होने के बाद जो पहले कलर था, जो पहले उस एनवायरनमेंट के जो उस बार का कलर था, देयर विल बी सम चेंजेस ऑन दोस कलर। यस और नो? हेलो? यस सर। हाँ, तो पहले क्या होता था कि पहले जो बार्क समवट, जो हम अगर उस इंसेक्ट की बात करें, उस इंसेक्ट की बात करें जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंग्ड मॉथ। पहले इसका कलर समवट ब्राइट होता था। ब्राइट का मतलब ये हुआ कि समवट वाइट होता था, और बैकग्राउंड भी जिस प्लांट पे रहेगा। देखो मान लो ये मैंने आपको एक चीज मैं करके बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये कहाँ गया, ये रेड कलर दिख रहा है क्या आपको? एक रेड सर्कल दिख रहा है, यस और नो? हाँ। यहाँ पे मैं रेड चला रहा हूँ, रेड आपको दिख रहा है क्योंकि इसका बैकग्राउंड कैसा है? व्हाइट है। इनका बैकग्राउंड कैसा है? देखो बोलोगे तो समझ में आएगा। हाँ, अगर इसी में मैं सेम चलाऊं, क्या आपको दिख रहा है? आंसर में किसी को ये मेरा जो अलग से मैं रेड कलर चला रहा हूँ उसके ऊपर आपको दिख रहा है क्या? नो सर। यहीं पर अगर मैं व्हाइट चलाऊं क्या आपको दिख रहा है? तो अगर अब हमें वो कलर जब दिखेगा ना जब उनका जो बैकग्राउंड है, जो उनका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स है,
वो अगर डिफरेंट हो तभी तो हमें दिखेगा जिस पे हम जो उस पे बैठा हुआ है। तो इनिशियली क्या था कि जो बैकग्राउंड था, देखो व्हाइट में चला है तो व्हाइट नहीं चल रहा है, लेकिन हमें इसके लिए कलर चेंज करना पड़ेगा। तो जो ब्राइट कलर है, जो ब्राइट कलर है, और जो इसका वहां पर बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड का मतलब, बैकग्राउंड का मतलब क्या, कि जो बार का कलर था वो समवॉट कैसा था, ब्राइट था और व्हाइट था। और उस टाइम जो विंग्ड मॉथ थे वो भी कैसे थे, ब्राइट और व्हाइट थे। इसका मतलब जिसमें रहेगा, बेसिकली ये पता है किस बेसिस पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो इनके खाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके जो हायर ट्रॉपिक लेवल की बात करते हैं हम लोग, जो इनको कंज्यूम करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बेसिकली क्या करता है, इन ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है। अगर उसको ये ऑर्गेनिज्म का कलर दिखेगा ही नहीं तो कैसे इसको खाएगा, कैसे इसको प्रीडेटर मतलब प्रे बनाएगा। बात समझ में आ रही है क्या, कैसे इसको प्रे बनाएगा। हेलो, हाँ सर। तुम लोग इंसान हो या क्या हो यार। हेलो, तुम लोग हो क्या, इंसान हो या भूत हो, क्या हो। अरे मुंह में ताला क्यों लगा तुम लोगों का। देखो जिसको नहीं पढ़ना है वो क्लास लीव कर सकता है, ठीक है ना। जिसको नहीं बोलना है वो क्लास लीव कर सकता है। और शायद मुझे लगता है आपको बोर्ड लेक्चर नहीं चाहिए। चाहिए सर। जब चाहिए तो फिर आवाज क्यों नहीं आ रही। क्या हुआ। डिवाइस चेंज कर रही थी सर, लैपटॉप पे जाके। अदर, समर्थ, भूमिका, तुम लोग का क्या हुआ। हाँ सर, आपने कुछ क्वेश्चन भी पूछा। तो इतनी देर बाद तेरे को मेरी आवाज आ रही है, नहीं सर, आ रही है। तो फिर बोलने में क्या, मुंह में ताला लगाया क्या, लॉक कर रखा है, पासवर्ड भूल सर गए क्या। बाकी आंसर कर रहे थे तो मैं। बाकी कोई बोल ही नहीं रहा तो कहाँ से आंसर आएगा। हाँ सर, तो आप कुछ पूछोगे, क्वेश्चन पूछोगे तभी अरे यार तो बोलूंगा। मैं कुछ बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, ये मुझे मालूम चलना चाहिए कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ तुम लोग की हमेशा ना, हर दिन की यही तुम लोग की आदत रहती है। ये आदत बदलो तभी कुछ कर पाओगे, तो ऐसे कुछ नहीं कर पाओगे। ध्यान रहे, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। आगे मैं बढ़ जाऊँ बोलो सर आप पीछे आओ। बेवकूफ तरह मत बनो, कम अकल हो, छोटा हो तो समझ जाओ। तो वक्त निकल जाए ना, बात को समझ में नहीं आएगी तुम्हें, तुम क्या किसी को नहीं आएगी, इसलिए समझ लिया करो। तो मैंने क्या बोला कि अगर मान लो अगर वो इंसेक्ट क्या है, क्योंकि वो उसके जो हायर ऑर्गेनिज्म है, जो हायर ट्रॉपिक लेवल है, जो इनको खाते हैं, जो इनको कंज्यूम करते हैं, अगर वो जिस जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसका भी कलर वैसा ही है, क्या आप वो उसको डिफरेंशिएट कर पाएगा कि उसका खाने वाला चीज कौन सा है। हाँ कि ना। हेलो। नहीं सर। नहीं ना। वहीं पर अगर उसका बैकग्राउंड पहले ब्राइट था, मतलब व्हाइट था, अब अगर ये डार्क हो जाए ब्राइट के बजाय, क्योंकि पॉल्यूशन आएगी तो उसका कलर भी, एनवायरनमेंट के जो अलग अलग जगह है उसका कलर भी बदल जाएगा, जो बार का कलर है वो डार्क हो जाएगा। देखो जो विंग्ड मॉथ है ना, ये दो कलर के होते हैं, एक होते हैं डार्क कलर वाले, क्या होते हैं डार्क कलर में मतलब मेलानाइज मॉथ, और एक होता है व्हाइट विंग्ड मॉथ। तो अगर बैकग्राउंड व्हाइट है तो ये तो विजिबल होने से रहा। तो इनिशियली क्या था, ये डार्क वाले कलर, क्योंकि पहले जो बैकग्राउंड वो डार्क नहीं था ना, पहले कैसा था, ब्राइट था। इनकी वजह से क्या हुआ, इनकी पॉपुलेशन पहले कम थी और इनकी पॉपुलेशन पहले ज्यादा थी, क्योंकि इनको कंज्यूम करने वाला, इसको की जो जो इसके प्रेडेटर थे ये इसको कंज्यूम कर लेते थे, लेकिन इसको कंज्यूम नहीं कर पाता था, क्योंकि ये विजिबल ही नहीं हो पाता था। बात समझ में आ रही है क्या। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ कि बैकग्राउंड बदल गया,
कॉन्ट्रास्टिंग, जो बैकग्राउंड का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था वो चेंज हो गया। वो क्या पहले क्या था, ब्राइट व्हाइट से अब डार्क हो गया। क्या हो गया, डार्क हो गया। और जो डार्क वाले इंसेक्ट थे अब वो विजिबल भी नहीं होगा। अब विजिबल कौन होगा, व्हाइट वाले। तो आफ्टर इंडस्ट्रियल इनकी पॉपुलेशन कम हो गई और डार्क वाले की पॉपुलेशन बढ़ गई, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो होता रहेगा। लेकिन इसको कंज्यूम करने वाले इंसेक्ट हैं वो इसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, बल्कि इसको कंज्यूम करेगा। इसीलिए क्या 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 होएगा, पहले जो पॉपुलेशन था अलग अलग व्हाइट विंग्ड मॉथ और मेलानाइज्ड मॉथ का, जो उसके इंडस्ट्रियल के बाद हुआ, दोनों में कुछ उल्टा हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई क्या? हाँ सर। भूमिका, हेलो हेलो, आपके पास एनसीईआरटी है क्या? एनसीईआरटी में पेज नंबर दे रखा है क्या? पेज नंबर 132 सिर्फ आपको थोड़ा सा कंपेयर करना है। देखो जो पहला वाला जो फिगर है ए, दैट इज द अनपॉल्यूटेड एरिया। जो दूसरा वाला फिगर है वो पॉल्यूटेड एरिया है। कैसा है? polluted. पॉल्यूटेड है। तो पहले इसका डार्क बार का कलर कुछ और था, बाद में चेंज हो गया। जो फेवर किसको किया, जिसके पास डार्क कलर मतलब ब्राउन कलर या फिर मेलेनाइज्ड मोथ थे। पहले व्हाइट वाला सरवाइव किया, अब मेलेनाइज्ड वाले सरवाइव करेंगे। मतलब व्हाइट वाले की पॉल्यूशन मतलब पॉपुलेशन कम हो जाएगी, क्योंकि इसको कंज्यूम ज्यादा करेगा। बात समझ में इतनी आई क्या आप लोगों को? अच्छा. हाँ, एंड दिस effect was given by and this phenomena was studied by, उसका नाम साइंटिस्ट का बेर्नार्ड कैटलवेल। बात समझ में आ रही है क्या? तो मैंने क्या बोला, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, इसमें क्या है, दिस फिनोमेना was studied by बेर्नार्ड कैटलवेल। एंड ये पता है कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह ये सब शुरुआत कहाँ से हुई थी? उधर से हुई थी, इसलिए ये वाला इफेक्ट वहीं पर देखा गया था। क्लियर? हाँ जी। हाँ सर। तो मैं एक पॉइंट यहाँ से इस इन सारी बात से मैं एक पॉइंट लिख सकता हूँ क्या, कि इन अनपॉल्यूटेड एरिया, इन अनपॉल्यूटेड एरिया, मतलब बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन या आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। पॉपुलेशन ऑफ व्हाइट वाले ज्यादा होंगे या डार्क वाले ज्यादा होंगे? व्हाइट वाले ना, क्योंकि व्हाइट वाले कंज्यूम करने का था ही नहीं कोई, मतलब था कम कंज्यूम करता था इन कंपेयर टू डार्क मेलानिज्ड वाला, मतलब डार्क कलर वाला। क्लियर? is more than the melanized वाला। क्लियर? melanized winged moth, and in case of polluted area
मतलब आफ्टर इंडस्ट्रियल, दिस इज रिवर्स, दिस इज रिवर्स। बात समझ में आई क्या? हेलो। हाँ और सर। इस मॉथ का नाम होता है बिस्टोन बेटुलेरिया। इसको आप कहीं लिख लीजिए, मॉथ का नाम क्या होता है? बिस्टोन बेटुलेरिया। कुछ बात समझ में आई क्या? एंड इसमें लिख लीजिए इन 1850s। क्या है? 1850s। बात समझ में आई? ये 5 नहीं है, 1850s है, ठीक है ना? बात समझ में आएगा तुम लोगों को? इसको आप मेलानाइज्ड विंग्ड मॉथ बोलो या फिर डार्क विंग्ड मॉथ बोलो। आगे बढ़ो। तो सर पॉल्यूटेड एरिया का नहीं लिखना। क्या हुआ? नहीं, उसका लिखना है, भी लिखाऊंगा मैं। इतना लिखा क्या? अरे इतना लिखा, मेलेनाइज्ड विंग्ड मॉथ बोलिए या फिर डार्क विंग्ड मॉथ बोलिए, बात बराबर है। क्लियर है? हो गया सर। इसी में दूसरा पॉइंट लिखिए, in polluted area before or after industrialization? आफ्टर। आफ्टर। After industrialization, industrialization, और वो कब हुआ था? कब? एक स्टडी देखो 1850s में शुरू हुआ था और इनका स्टडी दोबारा कब देखा गया? 1920s में। क्लियर है? आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब 1920s में जब देखा गया, देन व्हाट वाज ऑब्जर्व दैट कि देयर वर, कौन से होंगे ज्यादा? हेलो। डार्क वाले ज्यादा। डार्क विंग्ड मॉथ और मेलानाइज्ड, इसी का, क्योंकि मेला कलर इसी के पास है, इसी डार्क बोलते हैं या मेलानाइज्ड बोलते हैं। क्लियर है? और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? व्हाइट बोलते हैं, व्हाइट विंग्ड मॉथ। क्लियर है क्या? मेलानाइज्ड
moths, then white winged moth. Then white winged moth. इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं जो पहले की प्रोपोर्शन थी वो रिवर्स हो गई, हाँ प्रोपोर्शन वाज रिवर्स। और ये किस फिनोमेना पे काम करता है? रिवर्स। फिनोमेना का मतलब ये कि जो भी प्रीडेटर होगा वो उसी को स्पॉट करेगा ना जो उस बैकग्राउंड के अगेंस्ट वाले कलर्स हैं। हेलो, इसमें आप एक इस तरह के पॉइंट लिख लीजिएगा। ये जो ऑब्जर्वेशन दिया गया इसमें एक्सप्लेनेशन में लिख लीजिए आप, एक्सप्लेनेशन predator will spot a moth against contrasting background, yes or no? Contrasting background. बात समझ में आ रही क्या? यस सर। अच्छा, लाइकेन की कलर कैसी होती है? लाइकेन का कलर कैसा होता है? हेलो, इट इज समवॉट वाइट। कैसा होता है? वाइट। तो जब कुछ बोल रहे कोई? नहीं सर। जब पॉल्यूशन नहीं था, and as you know lichens are the best pollution indicator, मालूम है? हाँ Lichens सर। are the, क्योंकि वो polluted areas पे ग्रो नहीं करता। आप ऐसा समझ सकते हो, मान लो कुछ एरियाज में पहले क्या थे, लाइकेंस वगैरह थे, अब कुछ टाइम बाद देख रहे हो कि वो लाइकेंस धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। इसका क्या मतलब कि सर पॉल्यूशन बढ़ रहा है इसलिए लाइकेन गायब हो रहा है। सो absence of pollination, not pollination, absence of, क्या बोला मैंने? Lichen are the indication towards, it tells that there is much more pollution, that's why lichens are not existing here. Clear? Yes sir. इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसी की वजह से जो बार्क था ना इनका कलर ब्राइट था या हम लोग व्हाइट बोल रहे हैं। क्लियर है क्या? अब जैसे पॉल्यूशन बढ़ जाएगी आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो क्या होगा, वो लाइकेन खत्म हो जाएगी, तो जो बैकग्राउंड व्हाइट था वो भी खत्म हो जाएगा, और जो पॉल्यूशन एक्स्ट्रा था उसका वो उसके डस्ट वगैरह भी डिपोजिट होंगे और उसका कलर डार्क हो जाएगा। तो डार्क वाला बाद में बच जाएगा, इसलिए इसका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, व्हाइट वाले कंज्यूम कर लिए जाएंगे और वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। क्लियर? सो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन set in thick growth of almost white colored lichen, almost white colored lichen covered the bark of trees. Clear? हाँ जी। और इन दैट बैकग्राउंड व्हाट विल हैपन, व्हाइट वाले सर्वाइव कर जाएंगे और डार्क वाले दे आर पिक्ड अप बाय द प्रीडेटर्स और द हायर ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिजम्स। मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? हाँ पक्का? यस सर। कोई दिक्कत है?
कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। लिख लिया? हाँ इसमें और एक पॉइंट और लिख लीजिए, लाइकेंस कैन बी यूज्ड एज, lichens can be used as, आज आप लोगों का लेक्चर है ना 4 to 6, हाँ सर। as industrial pollution indicator, pollution indicators, clear? As they will not grow, they will not grow in a polluted area, yes or no? सर ये सल्फर ट्राइऑक्साइड के पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं ना, सल्फर के। सल्फर के लिए भी काफी सेंसिटिव होते हैं ये। सल्फर, जो सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह होता है वहां पर भी तो, वो भी तो एक पॉल्यूटेंट्स है, हाँ मतलब किसी भी तरह का पोल्यूशन होगा तो वहां पर ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ूं क्या? हाँ। तो क्या मैं एक पॉइंट इसमें इतने सारे बात लिखने के बाद मैं क्या एक पॉइंट कह सकता हूँ कि देख क्या हुआ कि नेचर में क्या हुआ, कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए जिनके हिसाब से क्या हुआ, उनको अपने आप में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। या फिर क्या हुआ कि जो ऐसे बैकग्राउंड में सर्वाइव करेगा वही तो दैट विल बी सिलेक्टेड बाय द नेचर ना, यस और नो? यस सर। हाँ, so we can say who can better adapt in a environment, survive, increase in population size, क्लियर है क्या? और इसी में क्या है, लेकिन ये बात हम लोग मान के चलते हैं कि इस दौरान, ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग दैट पीरियड, व्हाट इज नॉट हैपनिंग, कि जो उनके जितने भी सारे वेरिएंट्स थे वो कंप्लीटली खत्म नहीं हुए। ये हम बात मान के चलते हैं, क्लियर है? अरे सारा का सारा तो नहीं खाएगा ना, कुछ ना कुछ तो बच जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? तो जितने भी वेरिएंट्स थे वो वाइप्ड आउट नहीं होंगे, मतलब एक्सटिंक्ट नहीं, मतलब कि खत्म नहीं होंगे वहां से, क्लियर है? तो देयर विल बी, पहले व्हाइट वाले ज्यादा थे, डार्क वाले कम थे, अब क्या हो गया, डार्क वाले ज्यादा हो गए, व्हाइट वाले कम हो गए, तो एक तरीके का मिक्स्ड पॉपुलेशन होती है, क्लियर? हेलो? यस सर। इसमें दूसरा एग्जांपल लिखिए, ड्रग रेजिस्टेंट, ड्रग रेजिस्टेंट। जैसे क्या होता है, ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब क्या, जब भी कोई दवाई वगैरह ली जाती है, एक्सेस लेने से क्या होता है कि जो भी वहां पर वो अपने उस एनवायरनमेंट में जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, चाहे वो, मतलब कि अगर ऑब्वियसली हम लोग ड्रग्स लेते हैं किसके लिए, हार्मफुल के लिए ना, तो ज्यादा लेने से क्या होता है कि वो उसके लिए वो टॉलरेंट हो जाती है। जो बोलते हैं ना कि बच्चों को मार के इतना पिटाई किया वो ढीठ बन गया, कि उसको मारने से अब फर्क नहीं पड़ता और भी हंसता रहता है। कभी ऐसा सुना है, देखा है? कुछ सेम चीज यहाँ पर भी होती है। तो जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं ना, जो भी पैथोजेंस वगैरह होते हैं, तो ड्रग्स के लिए क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। मतलब क्या कि जब भी आप उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट कोई आप मेडिसिन लोगे तो वो काम नहीं करेगा। इसको क्या बोलते हैं, ड्रग रेजिस्टेंट बोलते हैं, क्लियर? हाँ जी। हाँ सर। हाँ, तो ड्रग रेजिस्टेंट आप लोग क्या बात करेंगे इसमें, सो द ड्रग which becomes ineffective, क्या बन जाता है ये, the drugs which becomes, or we can say which eliminate
pathogen which eliminate pathogens becomes ineffective in a ineffective in the course of time because those individual of pathogenic species of a pathogenic species which can tolerate them can survive. Clear? Survive and flourish. To produce tolerant, or we can say resistant population. मतलब कितना भी दवाई ले लो उसको फर्क नहीं पड़ेगा. क्लियर है? जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो फिर उस पेशेंट के लिए, उस पर्सन के लिए काफी दिक्कतें होने लगती है. या फिर सिर्फ इसी मेडिसिन ड्रग्स की बात नहीं करेंगे, जो हम लोग पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करें वहां पर भी सेम हाल होता है. ज्यादा पेस्टिसाइड, ज्यादा वीडीसाइड, ज्यादा आप सब यूज करेंगे, जो क्रॉप होता है उस क्रॉप में क्या होती है, इसके लिए जो उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं जो डिजीज कॉज करता है, अलग अलग डिजीज, बैक्टीरिया वाला हो, वायरस वाला हो, फंगस वाला हो, ये उस ड्रग्स के लिए क्या होता है, उस वीडीसाइड के लिए, उस पेस्टिसाइड के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंट हो जाता है. और कितना भी उसमें आप छिड़काव करो उसको फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसको डिजीज कॉज करता रहेगा. ठीक है ना? रेजिस्टेंट पॉपुलेशन. कोई दिक्कत? हेलो? इसका एग्जांपल और भी है कि जैसे कि हम लोग, मैंने अभी बात किया हर्बिसाइड्स के बारे में, पेस्टिसाइड्स के बारे में. सो एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड, देयर विल बी एन ओनली रिजल्ट दैट की सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी हो जाएगी, बाद बाकी वाले एलिमिनेट हो जाएंगे. तो वही क्या करेंगे, डिजीज कॉज करते रहेगा काफी कम टाइम में. अगर ज्यादा हम यूज करेंगे क्या, हर्बिसाइड और वीडीसाइड, जो उनके पैथोजेंस हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, कम टाइम में वो उनके लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा. उसके बाद आप कितना भी दवाई खेतों में डालो उसको फर्क नहीं पड़ेगा. क्लियर? बिल्कुल वैसे हो जाता है जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट होता है. आगे ना, बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, कितने भी बुलेट लगा लो फर्क नहीं पड़ेगा. बात समझ में आती है क्या? हाँ जी. ये बिल्कुल वैसे है जैसे मैं कितना बोल लेता हूँ, कितना चीख लेता हूँ, आप लोगों को फर्क पड़ता ही नहीं. सही बोला? सेम एग्जाम्पल है, ऐसा भी एग्जाम्पल है ना? सेम ही तो है. क्या है सेम, गलत में क्या है? कम से कम 100 बार बोलता हूँ तब जाके एक बार रिस्पॉन्स आता है. ये तो वही हो गया. ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं. तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा एग्जाम्पल, सिकल सेल एनीमिया. ये तो अपने आप लोगों ने पढ़ा होगा ना? सर पढ़ा. एक बार मेरे से, एक बार मैम से. वहां पे सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है?
आरबीसी का चेंज होता है शेप। कैसा हो जाता है, कैसा होता है ये चेंज हो के? शेप हो जाता है और फिर मतलब कैपिलरीज में जो ब्लड है वो ट्रैवल नहीं कर पाता है, ब्लॉकेज हो जाता है और लीथल मतलब मर सकता क्योंकि है उसको आदमी। ट्रेवल करने के लिए, उसको रहने के लिए कैसा बनाया गया था, बाई कनकेव ना। तो ड्यू टू सम जेनेटिक जेनेटिक डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। उसके जो बेस पेयर होती है ना, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं? चेंजेस आ जाते हैं, जिनकी वजह से, क्योंकि देख, बेस पेयर बदल जाएगा मतलब कोडोन बदल जाएगा। आपको पता है कि हर एक कोडोन कुछ ना कुछ कोड करता है, कुछ ना कुछ एमिनो एसिड को कोड करता है। क्योंकि जो उसका कोडोन ही बदल जाएगा, उसका प्रोडक्ट भी बदल जाएगा। तो जो उसको बाइकनकेव बनना चाहिए था, वो सिकल शेप बन जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वो सिकल सेल एनीमिया कहलाता है। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एक माइनर कट से अनस्टॉपेबल ब्लीडिंग होती है। अरे जब ब्लड रहेगा ही नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा, आगे ना। जब ब्लड रहेगा ही नहीं तो वो जिंदा कैसे रहेगा। और ऐसे सीवियर इनिशियल अर्ली स्टेज में ये चल बसते हैं। अरे हाँ कि ना। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला डिजीज है या होमोजाइगस वाला है? होमोजाइगस। पक्का? हाँ तो रिसेसिव डिसीज। जो हेट्रोजाइगस वाले होंगे वो सरवाइव करेगा। जैसे ही दो पेरेंट्स आए, ये भी होमोजाइगस थे मतलब हेट्रोजाइगस थे। मान लो एक तरफ क्या है, कोई मेल है, कोई फीमेल। ऑब्वियसली मेल फीमेल ही होगा ना। अभी अभी आपने पढ़ा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अभी भी आपने पढ़ा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सब आपको अच्छे से भी फ्रेशली आप लोगों का तैयार होगा ना। तो इसमें क्या होगा कि दोनों के दोनों है क्या है, हेट्रोजाइगस है। अब दोनों मिलके चांसेस क्या है कि ये होमोजाइगस हो सकता है। क्या हो सकता है? होमोजाइगस हो जाएगा। तो ये अर्ली स्टेज में ही चल बसते हैं। अरे जब ब्लड रहेगा ही नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा? क्योंकि हम लोग ब्लड को क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं? जिंदगी के नदियां, है कि ना। बचपन में लोग पढ़ते थे ब्लड इज द रिवर ऑफ लाइफ, इसी में लाइफ चलती है। जो कुछ भी होता है सारा ब्लड से ही होता है। जनरली सारा का सारा टेस्ट कहाँ से करते हैं, ब्लड से ही तो करते हैं, है कि ना। खून है तो सब है, खून नहीं तो कुछ नहीं। क्लियर? तो मैंने बोला सिकल सेल एनीमिया और मलेरिया। जनरली क्या होता है कि इन दिस केस इंडिविजुअल्स विथ, मलेरिया का पैथोजन सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट को अफेक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए अफ्रीका में मलेरिया बहुत है तो सबको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है एज ए रेजिस्टेंस। तो मैंने क्या बोला, इंडिविजुअल्स होमोजाइगस कंडीशन। और होमोजाइगस का मतलब वो होता है ना, दो डिफरेंट डिफरेंट सेम। सेम। फॉर सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया डाई एट अ अर्ली स्टेज। क्लियर है क्या? हाँ जी, दे डाई एट अ अर्ली स्टेज, क्योंकि ब्लीडिंग तो कहीं ना कहीं होगी ना। अब वो ब्लीडिंग क्या होगा, नॉन स्टेपेबल। इसलिए जब ब्लड रहेगा ही नहीं तो कैसे वो सरवाइव करेगा। क्लियर? और एनीमिया क्या होता है, ब्लड का कमी। क्या? हेलो? हाँ सर। एंड वेयर इफ इट इज एंड individuals with in which heterozygous condition is present, heterozygous condition
is present for this for the character their RBC becomes sickle shape. आगे ना बात समझ में आ रही है? हाँ सर। और जिनके पास क्या होती है, जिनको जो हु देखो होमोजाइगस तो रहेगा ही नहीं, तो उसके बारे में बात करने से बेकार है। हेटेरोजाइगस सर्वाइव करेगा, दे विल सर्वाइव, आगे ना, क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो समर्थ ने कहा कि उसके उन लोगों को क्या नहीं होती है, अरे उन लोगों को क्या नहीं होती है, मलेरिया पैथोजन अटैक नहीं कर पाता। क्योंकि उसका जो देखो मलेरिया को अटैक करने के लिए बेसिकली क्या है, वो भी एक तरीके का ब्लड वाला डिजीज है क्या? हाँ जी, और ब्लड के थ्रू सारा का सारा काम होता है, लीवर वगैरह से सब जाकर के फिर अपना इन्फेक्शन वगैरह प्रॉब्लम कॉज करता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो आरबीसी होती है इन दिस टाइप ऑफ आरबीसी, मतलब सिकल सेल, क्योंकि मलेरिया को होने के लिए उनको क्या चाहिए, बाइकनकेव या ओवल वाला चाहिए, ठीक है। सिकल सेल में अपने आप को मतलब कि अफेक्ट नहीं कर पाते, मतलब कि इन्फेक्ट नहीं कर पाते और डिजीज कॉज नहीं कर पाते। तो जिनको सिकल सेल एनीमिया होती है, जिनको ये जो हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, जो कैरियर होती है, उनको क्या होती है, मलेरिया नहीं हो पाती। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मलेरिया नहीं होने के लिए सिकल सेल कर लेंगे, क्या पता जिससे शादी हुई उसको वो भी कैरियर हुआ, पता चला बच्चा मर गया, आगे ना, एक बार हो जाए दोबारा नहीं आएगा, एक बार मलेरिया हो जाए दोबारा नहीं आएगा, अगर सरवाइव कर गए तो। मलेरिया से डेथ भी हो सकती है, चांसेस है, ठीक है ना, डिपेंड क्या कंडीशन कैसा है। तो मैंने क्या बोला, आवाज आ रही है मेरी? तो मैंने क्या बोला कि ऐसे कंडीशन में इन दिस टाइप ऑफ आरबीसी, in this type of RBC, malarial parasite can't have normal growth, क्लियर, जिनकी वजह से हमें वो मलेरिया कॉज कर सके, ठीक है ना। एंड दैट इंडिविजुअल becomes resistant, clear, become resistant towards malaria। और ये वाले कंडीशन, सो 10 एक पॉइंट और लिख लीजिए, आगे बढ़ो क्या, आगे बढ़ो। हाँ सर। सो ऐसे कंडीशन में, ऐसे रीजन पे जहां पर सिकल सेल एनीमिया से डेथ होती है, जहां पर सिकल सेल एनीमिया से डेथ होती है, तो वहां पे क्या होती है कि दोज ऑर्गेनिज्म, दोज इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड बाय द नेचर, जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन होते हैं, जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन है, एंड दोज आर सिलेक्टेड बाय द नेचर, और उनको मलेरिया के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंट हो जाती है, क्लियर। तो जनरली ये अफ्रीका वगैरह में पाया जाता है,
अफ्रीकन रीजन्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो उन लोगों को मलेरिया नहीं होती। फिर भी एक बात मैं रिमाइंड कर देता हूँ, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको मलेरिया ना हो और आप अपने आप को सिकल सेल एनीमिया कोर्स करवा दें ना, इतनी बड़ी आप जोखिम नहीं उठा सकते हैं। और ये जीन्स के लेवल का डिजीज है, तो ये जनरेशन टू जनरेशन कैरी होता रहेगा, तो किसी न किसी बच्चे में जाएगा ना। दो अल्टरनेट फॉर्म है, दो में से कोई एक तो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये ऑटोसोमल है वाला है या फिर सेक्स लिंक्ड वाला है? X-linked. पक्का? एक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड? X. अच्छा, मेरे क्लास में दो ही बच्चे हैं क्या? गुड। ओके, तुम लोग का मैं ना बोर्ड लेक्चर ही बंद कराता हूँ, लगता है नहीं कि तुम लोग को जरूरत है बोर्ड लेक्चर की। हाँ, तो मैंने क्या बोला था आपसे कि इंडिविजुअल्स विथ हेटेरोजाइगस कंडीशन, वैसे सही बात है ना, जब नीट में पढ़ी रहे तो बोर्ड की क्या जरूरत है। लेकिन आप लोग अपने जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे भी नहीं सीखते हो, अगर वो लोग स्कूल करते हैं तो पूरा इसका फायदा उठाता है, दे ट्राई टू लर्न समथिंग, ठीक है। सो इंडिविजुअल्स विथ हेटेरोजाइगस कंडीशन have better chances of survival. Is it clear? And hence are selected by nature. Selected by nature. अरे इसी को तो बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। हेलो। Yes, sir. So we can say that's the process of natural selection. That's the process of natural selection maintains the abnormal hemoglobin along with normal form in a region जहां पर मलेरिया कॉमन होती है। ऐसे एरियाज पे जहां पर मलेरिया ज्यादा होगा, देख एक तो ठीक है कि सिकल सेल एनीमिया होगा, तो ऐसे केस में क्या करता है वो, उसको ऐसे जीन्स को प्रिजर्व रखता है ताकि उसको मलेरिया ना हो सके। क्लियर है क्या? और ऐसे ही सिलेक्शन को क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग सिलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सिलेक्शन को? बैलेंसिंग सिलेक्शन से बोलते हैं। क्लियर है? इट मींस दैट preservation of genetic variability is maintained by the selection of heterozygous condition जो कि कैरियर के तौर पे काम करेगा। इसी को क्या बोलते हैं? इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अलग अलग फॉर्म है ना, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, कैरियर है और मलेरिया कॉज करने नहीं देता है, ऐसी कंडीशन क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्लियर? हेलो। Yes. लेकिन एक बात है, ऐसा बैलेंसिंग कंडीशन इज फाउंड वेरी रेयर इन द नेचर। नेचर में ऐसा बहुत कम ही मिलता है। क्लियर है क्या? सिकल सेल एनीमिया इतना तो कॉमन है नहीं, और ये इस तरह के मलेरिया का रिएक्शन इतना भी कॉमन है नहीं, इसलिए कमी कुछ खास रीजन में पाई जाती है। क्लियर है? एक आपका होता है जेनेटिक बेसिस ऑफ एडेप्टेशन और नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोला मैंने? जेनेटिक बेसिस ऑफ एडेप्टेशन और नेचुरल सिलेक्शन। इसमें आपके पास बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, अच्छा आपके ना एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा है स्टोकेस्टिक प्रोसेस। इसका मतलब पता है क्या? नहीं सर। मतलब एक तरीके का कंट्रोवर्शियल पॉइंट है ये। कैसा पॉइंट है? मतलब ये उस बात को कहता है, एक तरफ तो कहते वो जब इस ये वाला पैराग्राफ को पढ़ेंगे, जैसे कि सिमिलरली एक्सेस यूज ऑफ herbicide pesticide has only resulted in the selection of resistant varieties in much lesser time scale
This is also true for the microbes against which we employ antibiotics or drugs against the eukaryotic organism. Clear है? Or the cell. Hence, the resistant organism or cell are appearing in a time scale for month or year, not in centuries. ठीक है ना? And these are example of evolution by anthropogenic action, जो कि humans को ज़्यादा preference देता है. This also tells that evolution is not directed process in the sense of determinism. It is a stochastic process based on chance events in nature and chance mutation in the organism. मतलब बात करेगा random probability distribution or that may better adapt in the nature and analyze the statistically but not predicted precisely. और इसको हम लोग दूसरे टर्म में समझ सकते हैं, एक तरफ बात करते हैं कि इवोल्यूशन क्या होती है, एक लॉन्ग प्रोसेस होती है, यहाँ पर तो काफी कम टाइम में भी इसमें कुछ बदलाव आता है, तो ऐसे ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टोकैस्टिक प्रोसेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टोकैस्टिक प्रोसेस. कोई दिक्कत? पक्का? हाँ. और इसमें हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल हो गया था ना? हाँ, सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 1. और द जीन पूल क्या होती है? जीन पूल क्या होती है? Sum of all genes present in a population. सिर्फ जीन्स, Alleles. टोटल जीन्स और उसके एलील्स इन अ पॉपुलेशन क्या बोलते हैं? जीन पूल बोलते हैं. ठीक है. एंड दैट रिमेन्स वेरिएबल. फिर 1. दैट रिमेन्स कांस्टेंट. क्लियर है? और सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1. क्लियर है क्या? और इसको पी क्यू से डिनोट करते हैं. पी फॉर स्टैंड फॉर कैपिटल ए, क्यू स्टैंड फॉर स्मॉल ए, और पी स्क्वायर कैपिटल ए, क्यू स्क्वायर स्मॉल ए, एंड पी क्यू कैपिटल ए स्मॉल ए. क्लियर है क्या? इसमें हम लोगों ने फाउंडर इफेक्ट के बारे में बात किया था, और हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल में आपको एक ग्राफ दे रखा है. ठीक है ना? अंडर मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, देन फिर क्या है? हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल. तो इसमें हम लोग बात करते हैं टाइप्स. इसमें नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. जैसे अगर आप बुक में देखेंगे, एक तो मेन कंडीशन है. ठीक है ना? आपके पास बुक है क्या? ग्राफ देखिए, पेज नंबर 136. अलग अलग कैरेक्टर्स में किस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन होता है वो देखते हैं. ठीक है ना? मतलब किसी पॉपुलेशन में क्या होगा, कुछ जो इंडिविजुअल्स होंगे वहां के, दे विल एक्वायर अ मीन कैरेक्टर. ठीक है? सबके साथ एक मेन कैरेक्टर तरफ जाएंगे और वो ग्राफ बनाएगा, और जहां पर सारे के सारे कोई एक ही कैरेक्टर की तरफ जाएगा, तो उसका मतलब उसका जो पीक होगा वो एक ही तरफ जाएगा. एक ही तरफ का मतलब उसका पीक ज्यादा होगा. जैसे आपको पहला वाला जो ग्राफ है, एक तो कॉमन है, एक क्या है? कॉमन है, वो नॉर्मल है. इससे 3 पॉसिबिलिटीज है. ठीक है ना? इससे 3 पॉसिबिलिटी है. पहला पॉसिबिलिटीज क्या है
कि जो ऑब्वियसली इफ दे एक्वायर मीन कैरेक्टर, जो उनका ग्राफ होगा तो वो ज्यादा मतलब कि हाई पीक होगी उनके पास। इसका मतलब क्या है कि इसके जो इंडिविजुअल्स हैं वो ज्यादा करेक्ट किसी एक कैरेक्टर की तरफ, मतलब एवरेज में ज्यादा ही वो उन कैरेक्टर को अपनाते हैं, उन ट्रेड्स को ज्यादा एक्वायर करते हैं, इसलिए इनकी पीक ज्यादा ऊंची होगी। लेकिन क्या होगी? नैरोअर होगी, लेकिन द पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर। क्लियर? और Yes, sir. जो इधर जो बनाया गया ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियम साइज। ना तो इधर ना तो उधर, ये बीच के हैं। कैसे हैं? बीच के हैं। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी। हाँ सर। तो इसको हम लोग थोड़ा सा कुछ पॉइंट बना के लिखते हैं, इसके साथ साथ हम लोग ग्राफ भी बना लेंगे, ठीक है ना? इसमें हम लोग पहला बात करेंगे, जो पहला वाला जो डायग्राम दे रखा है, जहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद फिनोटाइप, एक तरफ लिखा है फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट है मीडियम साइज, क्या लिखा है? मीडियम साइज इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड। तो एक पॉपुलेशन ऐसा भी होगा जहां पर मीडियम से, जो मान लो अगर हम लोग हाइट को लेकर चले तो एक छोटा है एक बहुत ऊंचा है ना, तो उसमें हम लोग किसको लेंगे? बीच वाले को, मतलब मीडियम साइज वाले को। तो वो नेचर क्या किया कि मीडियम साइज वाले को ज्यादा फेवर किया। इसलिए जैसे अपने इंडिया में अगर देखा जाए तो यहाँ के लोग ना तो ज्यादा क्या है, लंबे हैं, ना ज्यादा नाटे हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज क्या होता है, वहां पर वो मतलब कि ड्वार्फ हो जाते हैं, या कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जहां पर वो बहुत टॉल होते हैं। जैसे टॉल वाले कंट्रीज में कौन कौन से आते हैं? वेस्ट इंडीज, और टर्की, और आपका एक नेबर कंट्री है कौन सा? पाकिस्तान, उसके भी, वहां के भी लोग काफी लंबे होते हैं। और जैसे कि और क्या बोलते हैं, हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ कंट्रीज है जहां पर उनका जो, अगर हम लोग हाइट की अगर बात करें, कुछ ये भी तो हाइट के कैरेक्टर है कि नहीं है, ट्रेट है कि नहीं है। तो ये कुछ अलग अलग रीजन पे इन्वायरमेंट क्या करता है, उसको नेचर को सेलेक्ट करता है, वो अलग अलग टाइप जाता है। कहीं पर ऐसा होगा तो जहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ड्वार्फ भी ज्यादा है, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में टॉल भी ज्यादा है, तो वो दो बढ़ जाएगा। इसलिए क्या लिखा है, जो तीसरा वाला सी वाला ग्राफ है वो क्या है? डिसरप्टिव को बोल देंगे, मतलब दो पीक बनेगा, एक लंबे वाले के लिए और एक ड्वार्फ वाले के लिए। क्लियर है? जो बी वाला है क्या है, वो किसी एक कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट कर गया है, आगे ना किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल बोलते हैं। तो सवाल इससे नीट में पूछा गया है, ठीक है ना? ये कौन सा ग्राफ क्या है, स्टेबलाइजिंग कौन सा है? देख, स्टेबलाइजिंग का क्या है, देख पहचानने के लिए कि उसका पीक ज्यादा होगा, उसका पीक ज्यादा होगा। मैं कुछ पॉइंट लिखाऊंगा, इससे आपको समझना आसान होगा। और एक तरफ जो देखो, आपको ग्राफ से मालूम चल रहा होगा कि पहला वाला एक तरफ शिफ्टेड है, बी वाला एक तरफ शिफ्टेड है, ए वाला क्या है, एक हाई पीक में है, और सी वाला क्या है, दो पीक बना के है। ऑब्वियसली डिसरप्टिव ना दो अलग अलग कैरेक्टर्स में बढ़ गया, इसलिए क्या बोलते हैं? डिसरप्टिव। इसको तो आप इजीली पहचान सकते हो। क्लियर है क्या? हाँ, इसमें आप कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए आप लोग। पहला में लिखिए स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। यहां से नीट में सवाल पूछा गया है, ध्यान रहे। क्लियर है? It favors, in this selection it favors the average or normal phenotype and eliminates the extreme events। क्या मतलब? न तो इनके पास ज्यादा टॉल होंगे, न तो ज्यादा ड्वार्फ होंगे। बस समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं एक्सट्रीम वाले कंडीशन। जिसे अगर हम लोग समझने में लेना,
कैसे मैं समझाऊं, जैसे हम लोग जैसे अपने यहाँ होती है ना पॉलिटिकल पार्टीज, जिसको हम लोग बोलते हैं सपोर्टर्स वगैरह, तो कोई इसको इतना ना सपोर्ट करता है, उसके लिए वो जो कुछ भी करेगा उसके लिए हाँ पे हाँ करेगा, अगर कुछ जूते मारेगा तो भी खुश रहेगा, आगे ना कुछ देगा तो भी खुश रहेगा। तो एक तरह का ये हो गया कि जो हर हाल में वो वहां पर एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या होता है कि सब कुछ को छोड़ छाड़ के वो उसी का फेवर करेगा, दैट इज द एक्सट्रीमिस्ट। इन अदर सेंस वी कैन से सिंपल टर्म बोलते हैं ना अंधभक्त, सुना है क्या नाम ये, अरे होता है कि नहीं? हाँ सर। तो हम किसको सपोर्ट करते हैं ना, मतलब सही है तो ठीक है, अगर गलत कह रहा है फिर भी सपोर्ट करते हैं, नहीं मतलब जो भी है ठीक है, जो भी है ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट हम लोग किसी भी ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो किसी एक ही चीज के लिए फेवर करे कि हाँ यही है तो यही है, उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है उसको, इसी को मतलब क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीम इवेंट्स मतलब क्या है, जो टॉल वाले होंगे, अगर मैं कैरेक्टर लूंगा हाइट के लिए, तो टॉल वाले जो टॉलेस्ट वाले हैं उनको वो उसको भी एलिमिनेट कर देगा, और जो ड्वार्फ वाले उनको भी एलिमिनेट कर देगा, एक एवरेज कैरेक्टर वो लेगा, मीडियम साइज। क्लियर क्या? जैसे कि वी आर द इंडियंस, अरे हाँ कि ना, न ज्यादा लंबी है न ज्यादा लंबे हैं न ज्यादा नाटे हैं, अरे हाँ कि ना। अच्छा लंबे से याद आया, ये गाना है ना, छोड़ो रहने दो, आगे बढ़ो क्या। हाँ सर। आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, आफ्टर दिस सिलेक्शन, जो उसका मेन कैरेक्टर था, नेचुरल सिलेक्शन, मीन वैल्यू नेवर चेंज, जो एवरेज वैल्यू है ना, एवरेज हाइट है, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? इन दिस व्हाट हैपन, पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर, ये इसकी प्रॉपर्टी है। because more individual acquire mean character value, mean character value। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, always operates in constant environment, in a constant environment। क्लियर? जैसे अगर बच्चे का वेट की बात करें आफ्टर डिलीवरी, जो बच्चे का वेट होता है, तो इन मोर्टेलिटी इन ह्यूमन बेबीज द ऑप्टिमम बर्थ वेट फेवर्ड बाय स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इज 7.3 पाउंड्स। क्लियर है? जो इस सिलेक्शन के थ्रू जो बच्चे के जो वेट होगा इन द यूनिट पाउंड्स, पाउंड भी तो वेट को नापते हैं ना, तो कितनी होती है, 7.3 पाउंड्स। क्लियर है? न्यूबॉर्न इन्फेंट लेस देन 5.5 पाउंड्स एंड मोर देन 10 पाउंड्स हैव द हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट। क्या मतलब हुआ कि ऐसे बच्चे, ऐसे ऑफस्प्रिंग, इसको मैं केजी में कन्वर्ट कर लेता हूं ना,
अप्रोक्स ये 3.3 kg, ठीक है, और 3.3 और एक 5.5, 2.49। दूसरा वाला क्या था आपके पास, 10 पाउंड, 4.53। ये लिखना नहीं है आप लोगों को, 5.5 और ये 7.3, ठीक है ना। आई मीन टू से कि एक होता है मोर्टेलिटी रेट, जानते हैं मोर्टेलिटी क्या होता है, हाँ सर, क्या होता है, तो डेथ रेट किसका, हमारा या दुनिया का, दुनिया का, दुनिया का। मतलब वही लोगों का, किसका भी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, बच्चों 0 to का। 1 के एज में जो बच्चे होते हैं, पर 1000 बच्चे कितने मरे, वो कितने infant। कितने बर्थ में से, उसको इन्फेंट आईएमआर बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एक होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो कितने आपने बच्चे, सिर्फ मॉर्टिलिटी पूछा ना। हाँ मोर्टेलिटी तो, हाँ ठीक है, जो मैंने पूछा वो सही बोला आपने, सॉरी फॉर दैट। तो मैंने क्या बोला, इन्फेंट इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कितने बच्चे प्रोड्यूस होते हैं उसमें से पर 1000 में कितने की डेथ होती है, दैट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो उसमें कुछ वेट का भी फर्क होता है कि इनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस नेचुरल सिलेक्शन, अगर उसका वेट 5.5 पाउंड मतलब 2.49 केजी से कम है, ठीक है, और 10 पाउंड मतलब 4.5 केजी से, 10 पाउंड का मतलब 4.53 केजी से अगर ज्यादा है, दया इन सब की मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होता है, हाई होता है। क्लियर है, जो सरवाइव करते हैं वो कितने वाले होते हैं, 7.3 वाले, 3.3 केजी वाले। ये 7.3 पाउंड्स है, इनको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 3.3 केजी आएगा। क्लियर है, तो ये ज्यादा सरवाइव करता है, इसलिए तो ये थोड़ा पीक क्या लेगा, हाई लेगा और नैरोअर बनेगा। मेरी बात समझ में आई क्या, कुछ समझ में आई तुम लोगों को, हेलो, देखो कुछ बोल ही नहीं रहा तुम लोग, खामोश बन के बैठा है। हाँ सर क्लियर है। दूसरा लिखिए डायरेक्शनल, और इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव। क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव सिलेक्शन, ठीक है, प्रोग्रेसिव सिलेक्शन। क्लियर, ये किसी एक एक्सट्रीम ट्रेड्स की तरफ फेवर करेगा, किधर फेवर करेगा, अरे जुबान खोल लो, एक्सट्रीम। लॉक एक्सट्रीम। पासवर्ड लगाए, फिंगरप्रिंट लगाया, उसको खोल लो, ताकि थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाए ना, कि ऐसा ना हो कि मुंह बंद रह रहे आप लोग गूंगे बन जाओ। मेरी बोलने की स्पीड तो बहुत तेज है ही, मैं बोल बोल के और मैं स्पीड मतलब बढ़ती है, तुम लोग बोल रहे हो गूंगे ना बन जाओ ना, वरना मेरे तरफ हो जाएगा। मैं उससे पहले किसी से बोलता ही नहीं था, फर्स्ट टाइम जब मैं बोलना शुरू किया, मैं पढ़ाना शुरू किया तब से मैं बोलना शुरू किया हूँ, उससे पहले मैं बोलता ही नहीं था, समझे क्या, इसलिए बोल लिया करो, फायदा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, डायरेक्शनल, और क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव सिलेक्शन बोलते हैं। इट फेवर्स, अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज मिस हो गया क्या, ग्राफ कौन बनाएगा, ग्राफ,
हाँ जी, बनाया क्या? इधर क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल। क्लियर? हाँ जी, अच्छा जो आपके उसमें बुक में जो पहला वाला डायग्राम है ना, जो चार डायग्राम में जो पहला वाला जो लेफ्ट साइड वाला है, तो उसमें एक तरफ लिख लीजिए एक्सट्रीम, दोनों तरफ लिख लीजिए एक्सट्रीम। जो आपके बुक में पहला, ये पता है कौन सा वाला है, स्टेबलाइजिंग वाला, ए पार्ट, ठीक है ना, इसको मैं ए कर देता हूं, ये ए वाला ग्राफ है। तो बुक में आप लिख लीजिए दोनों तरफ क्या होते हैं, एक्सट्रीम होते हैं, ठीक है ना, एक्सट्रीम इवेंट्स, एक्सट्रीम कैरेक्टर। समझ में कुछ आ रहा है क्या? नो ये सर। दिख रहा है क्या, पहला वाला, जैसे मैं लिखा हूं ना, इधर भी यहाँ देखो, हेलो, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना, तो ये लेफ्ट वाला है, इधर भी एक्सट्रीम कैरेक्टर, एक्सट्रीम इवेंट्स बोल सकते हैं, इधर भी एक्सट्रीम वाला, बीच में क्या होगा, मीन कैरेक्टर्स वाले होंगे। समझ में आया क्या? यस सर। आगे बढ़ू? अब कौन सा बचा अपने पास, दूसरा। दूसरा क्या था आपके पास, डायरेक्शनल, और क्या बोलते हैं इसको, प्रोग्रेसिव सिलेक्शन बोलते हैं, प्रोग्रेसिव सिलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इन दिस इट फेवर्स वन एक्सट्रीम वैल्यू, वन एक्सट्रीम वैल्यू। क्लियर? एंड क्या क्या एलिमिनेट करेगा, अरे क्या क्या एलिमिनेट करेगा, बोलो, मन तो करता है ना तुम सबको, ना कच्चा खा जाओ। मतलब एलिमिनेट मतलब पॉपुलेशन नहीं, को, वैसा नहीं, मतलब दो एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं ना, हाँ दो होते हैं और एक बीच वाले होते हैं, तो बीच के एंड एक एक्सट्रीम वैल्यू। हाँ। अदर एक्सट्रीम वाले और एवरेज वाले को एलिमिनेट मतलब खत्म हो जाएगा, नेचर सेलेक्ट करेगा ही नहीं, तो अपने आप खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। अनदर एक्सट्रीम वैल्यू, क्लियर है, एंड एवरेज वैल्यू, और वी कैन से मीन वैल्यू। कुछ बात समझ में आ रही है? तो पीक किधर शिफ्ट करेगा, एक मिनट, उससे पहले, अच्छा ये वाले जो वैल्यू रहेगा ना, आफ्टर दिस नेचुरल सिलेक्शन द मीन वैल्यू ऑलवेज चेंजेस। पहले वाले में था मीन वैल्यू चेंज नहीं करेगा ना, इसमें चेंज करेगा, ठीक है ना। हेलो, हाँ सर। आफ्टर दिस नेचुरल सिलेक्शन, दिस नेचुरल सिलेक्शन मीन वैल्यू मतलब बीच वाले कैरेक्टर, एवरेज कैरेक्टर, मीन वैल्यू ऑलवेज चेंजेस। क्लियर? हाँ जी, अगला लिखिए, पीक का शिफ्टिंग किधर होगा, एक एक्सट्रीम वैल्यू। पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, इन अ वन डायरेक्शन, क्योंकि क्योंकि बिकॉज मोर इंडिविजुअल्स विल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर। क्लियर है क्या ना, वो क्या चाहे तो लंबा बन जाएगा या नाटा बन जाएगा, अरे हाँ कि ना, ड्वार्फ बन जाएगा या टॉलेस्ट बन जाएगा, जैसे कश्मीरी हो गया, जैसे पाकिस्तानी हो गया, जैसे कि टर्की वाले हो गए, जैसे कि और कौन है, सऊदी वाले भी लंबे होते हैं क्या, जहां जहां के लोग लंबे होते हैं वहीं पर, ठीक है ना।
because more individual acquire क्या बोला? एलिमिनेट। वो तो लिख दिया मैंने। पीक विल शिफ्ट इन वन डायरेक्शन क्योंकि मोर इंडिविजुअल अच्छा एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर। क्लियर? अदर देन द मीन कैरेक्टर। ये आपको ग्राफ तो दिया हुआ है पर इसका कुछ डिस्क्रिप्शन दे नहीं रखा है, ठीक है ना, इसलिए ये बताना जरूरी है और ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो वो नैरोअर होने का रीजन क्या था फर्स्ट ग्राफ में? अरे मैडम जी अभी मैंने बताया कि जो उनके कैरेक्टर्स होंगे ना बीच वाले कैरेक्टर, तो सारे के सारे मोर, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि पीक विल शिफ्ट इन वन डायरेक्शन बिकॉज मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर, इसलिए ये एक तरफ चला गया। अब वो ना इधर जा रहा है नहीं इधर जा रहा है, वो सिर्फ बीच वाले कैरेक्टर लेता है, तो उसका नंबर ऑफ जब इंडिविजुअल वो ज्यादा होगा मीन कैरेक्टर वाले, इसलिए वो ऊपर चला जाएगा। समझा? हाँ सर। इसलिए पीक विल गेट नैरोअर एंड हाइयर, ये नीट में सवाल पूछा गया है तीनों पे बेस्ड। आगे बढ़ो। और ये जो ऑपरेट करेगा पता है कहां पर ऑपरेट करेगा? ऑलवेज ऑपरेट इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। जैसे अभी हम लोग रिसेंटली कोई हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में, बताइए कौन सा पढ़ा? हेलो पोल्यूशन। क्या? अभी तो आज ही तो पढ़ा हम लोगों ने इसके बारे में, चेंजिंग इन्वायरमेंट। बताइए समर्थ, तुम लोग ना मन तो करता है तुम लोगों का, क्या करो। तो क्या पढ़ा फिर? चलो कुछ नहीं, पहले डायग्राम बनाओ। है ना। इधर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या? हाँ जी, अच्छा इधर नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ फिनोटाइप, ठीक है ना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ फिनोटाइप। क्लियर है? जो इसका ग्राफ होगा इट विल शिफ्ट समवॉट, इधर इधर इस साइड में, बताइए बोलिए। ठीक है ना, इसमें एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर, हायर एंड नैरोअर, ठीक है। अरे लिखा क्या है इसमें? पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर, इसमें लिखिएगा पीक शिफ्ट in one direction, in a one direction, इसीलिए इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल बोलते हैं। बात समझ में आ रही क्या? एग्जाम्पल लिख लीजिए। हाँ। अभी अभी मैंने बताया था इंडस्ट्रियल मैनलिज्म, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। तो मैंने इनडायरेक्टली वही बोला था।
मैंने सुना नहीं था। पोल्यूशन सर, 2 बार बोला। अगला है डीडीटी रेजिस्टेंस। डीडीटी का फुल फॉर्म अरे डीडीटी का फुल फॉर्म किसी को नहीं पता क्या? अरे बोलो तो। आप आपका केमिस्ट्री में है ना ये डीडीटी? हेलो। डीडीटी का फुल फॉर्म मालूम है? लिख लीजिए कहीं डीडीटी का फुल फॉर्म। डाई क्लोरो, हाँ जी, डाई क्लोरो डाई फेनाइल ट्राई क्लोरो, मैं लिख देता हूँ। ये वाला आपने लिखा था क्या तनुश्री? ये एक्स्ट्रा पॉइंट 8 किया था यहाँ पर, पीक गेट्स नैरोअर एंड हाइयर, वैसे मैं लिखाया था वहां पर, लेकिन पीक में नहीं लिखाया था। अरे हुआ क्या? हाँ सर। हाँ, डीडीटी का फुल फॉर्म लिख लो। डाई क्लोरो डाई क्लोरो डाई फेनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, ट्राई क्लोरो इथेन। ठीक है ना? हाँ जी। इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है कि कितने बेंजीन रिंग होंगे? अरे कितने बेंजीन रिंग होंगे? अरे डाई फेनाइल है तो 2 होंगे, नहीं होंगे? तुम लोग का क्या होगा जानना बे। सर वो नोटिस। ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए तुम लोग का, उसमें सिलेबस में है ये। कितने क्लोरीन होंगे? 2, 3। एक क्लोरीन इधर तो डाई क्लोरो हो गया। अब क्या लगाना है? इथेन। डाई क्लोरो डाई फेनाइल, इसमें हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं क्या? शक्ल मत बनाओ, ये बनाना बाकी है, ठीक है? हो गया क्या? हेलो। इतनी बात समझ में तुम लोग आई क्या? डाई क्लोरो डाई फेनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, ये सवाल पूछा जाता है बाबू, नीट में इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, ठीक है? 3 क्लोरीन होगा ना? हाँ, 3 क्लोरीन होगा ना बीच में? क्लोरीन क्या बोल रहे हो? हाँ सर, क्लोरीन। अरे डाई क्लोरीन थोड़ा लिखते हैं, क्लोरो लिखते हैं ना। सर लिखने का नहीं सर, डायग्राम। डायग्राम में क्या है? अच्छा,
अच्छा, आप ट्राई कलर कह रहे हो क्या? हाँ, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे मैंने एच डाल दिया क्या? CCl3। अब ठीक है? अरे अब ठीक है? हाँ जी। तो उसका तीसरा वाला लिखिए, डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन। ठीक है? इसमें क्या होगा बताइए? इन दिस व्हाट विल हैपन? इन दिस बोथ एक्सट्रीम, यहाँ पर मीन वाली कैरेक्टर नहीं आएगी। यहाँ पर मीन वाले कैरेक्टर नहीं, कौन सी आएगी? दोनों साइड वाली, दोनों एक्सट्रीम वाली। ठीक है ना? बोथ एक्सट्रीम आर सेलेक्टेड। ठीक है ना? एंड मतलब इसको और ऐड कर लीजिए, साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक दूसरा सेलेक्ट हो जाएगा। एंड जो एवरेज वाली वैल्यू वो आएगी या गायब हो जाएगी? हेलो? गायब हो जाएगी। गायब हो जाएगी। और गायब हो जाएगा वो क्या बोलते हैं? एलिमिनेट। एलिमिनेट, और वी कैन से रिजेक्टेड। सर 1 सेकंड पिछला स्लाइड देंगे। ना। सर इससे पहले वाली। अरे यार, तुमको मतलब मैं तेरे घर से तेरे को नीचे फेंक दूंगा अभी। हो गया सर। आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन? दो पीक बनेंगे ना? टू पीक्स आर फॉर्म। क्लियर? टू पीक्स आर फॉर्म बिकॉज, ऐसा क्यों बताइए? क्योंकि मीन वैल्यू More रिजेक्ट हो गई। एक्सट्रीम्स का फॉर्म हो रहा है ना। more individuals more individuals acquire, ये सारा पॉइंट अच्छे से लिख लो, आपका बुक में नहीं लिखा है। एक्वायर पेरिफेरल मतलब एक्सट्रीम वैल्यू ना, पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू। क्लियर है क्या? आगे बढ़ो। हाँ जी, यस सर। कहाँ तक लिखा था मैंने? वैल्यू एट बोथ एंड्स of the of distribution curve. Clear? Distribution curve. क्लियर है क्या? इसमें ग्राफ के लिए ठीक है क्या? ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है?
two peaks formed. ठीक है ना? इधर क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ अ फेनोटाइप। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, हेलो। हाँ सर। एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं आप लोग। शेल पैटर्न इन लिम्पेट्स। क्या है ये? मराइन मॉलस्क है क्या? मराइन मॉलस्क। क्लियर? कुछ वाइट होते हैं, कुछ डार्क होते हैं, ठीक है ना? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, रिप्रोडक्टिव